हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जून 2025 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और यह पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं पेपर पैटर्न को समझने के लिए। तो आने वाले एग्ज़ाम यानी दिसंबर नेट 2025 के एग्ज़ाम और अगर आप इसमें एग्ज़ाम में आप पेयर नहीं होने वाले हैं तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम यूजीसी का होने वाला है नेट का, वो आप उस साइकिल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखना क्या है, पेपर के पैटर्न को देखना है ताकि हमारे लिए जो तैयारी करना है वो आसान हो जाए। आज हम यूनिट 5 कविता के पोर्शन को करने वाले हैं और कविता के पोर्शन में भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें आदिकाल की कुछ कवि हैं, कुछ भक्तिकाल के कवि हैं, कुछ रीतिकाल के हैं, कुछ आधुनिक काल के हैं। आधुनिक काल में द्विवेदी युग से संबंधित कुछ कवि हैं और कुछ छायावाद से संबंधित हैं। ठीक है, छायावाद के बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के भी कवियों को इसमें शामिल किया गया है। तो अगर हम पहला प्रश्न यूनिट 5 से देखें तो यूनिट 5 से जो प्रश्न पूछा गया था जून 2025 के पेपर में, तो सबसे पहला जो सवाल है वो बिहारी के संदर्भ में है। और चूँकि बिहारी जो है वो हमारे कविताओं में सम्मिलित है, यानी कि अगर हम बात करें बिहारी सतसई की बात करते हैं, ठीक है, तो बिहारी सतसई जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो जिस संपादक है उनकी कृति है बिहारी सतसई, और उसमें दोहा संख्या 1 से 50 आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चूँकि हम लोगों को बिहारी को पढ़ना है इसलिए बिहारी जो है मैंने इस सेक्शन में इस क्वेश्चन को रखा है। तो जब आप किसी राइटर को पढ़ रहे हों, चाहे वो लेखक के रूप में, कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में, तो एटलीस्ट आपको उनकी समस्त रचनाओं के विषय में ज्ञात हो। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। ठीक है, तो ये जो कथन है बिहारी से संबंधित, ये किसने कहा है। तो बिहारी ने, चूँकि एक ही रचना उनकी है, बिहारी सतसई है, उन्हीं में उनके दोहा जो 713 दोहा है उनका संकलन किया गया है। तो अगर हम उस दृष्टि से देखें तो बिहारी के इसी सतसई कृति को लेकर जो भी मूल्यांकन किया गया है इसी के आधार पर किया गया है। तो आपके लिए यह इंपॉर्टेंट यूनिट 5 में भी हो जाता है और यूनिट 2 में भी हो जाता है। तो आप अगर चाहें तो इसे यूनिट 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे यूनिट 5 में रखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास इस पुस्तक में लिखा है बिहारी के संदर्भ में कि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं इस कविता से संबंधित। अगला जो प्रश्न है वह सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और सूची 1 में आपको कविता की पंक्तियाँ दे रखी है और सूची 2 में कवि दे रखे हैं। ठीक है, तो जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला को पहली पंक्ति है। दूसरी है सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। ठीक है, तीसरा है ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद। चौथा है चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। कवि में है, कवित्री हैं महादेवी वर्मा, गजानन मदन मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन। ये 3 कवि हैं और एक कवित्री का नाम है यहाँ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, यानी जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला को, कि नागार्जुन की कविता की पंक्ति है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी से उद्धृत है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद, ये जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा से संबंधित है। और चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, यह मुक्तिबोध की कविता की पंक्ति है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अगर हम देखें तो कविताओं से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको कविता की पंक्तियाँ जो है वो अच्छी तरह से याद हो, या फिर एटलीस्ट आपको उसकी भाषा शैली से अंदाज़ा लग जाए कि ये जो पंक्ति है वो किसकी हो सकती है। उसका जो भाव है यानी उसमें जो रस है उसके अनुरूप भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कविता को जो है वो आपको पढ़नी है और उसकी जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं उसे ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगली कविता है, कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है तब कहीं देखने मिलेगी बाहें, बी तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, सी जिनमें की प्रतिपल कांपता रहा अरुण कमल एक, ऑप्शन डी अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ऑप्शन ई पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। तो ये जो पंक्तियां हैं वह गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्ति हैं और कविता है अंधेरे में। ठीक है, तो इस कविता से आपको कुछ पंक्तियां दी गई है और आपको इन पंक्तियों को क्रम वाइज लगाना है। ठीक है, यानी कि क्रमवार आपको इसको लगाना है। तो हम देखते हैं इस प्रश्न के सही क्रम को।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा DBEAC, यानी पहला होगा अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, बी है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, फिर तीसरा है पहुंचना होगा दुर्गम उस पहाड़ों के उस पार, चौथा है तब कहीं देखने मिलेगी बाहें, और पांचवा है जिनमें की प्रतिपल कांपता रहा अरुण कमल एक। ठीक है, तो है कविता की जो पंक्तियां हैं वो क्रमवार किस रूप में है? अभिव्यक्ति के खतरे सारे उठाने हुए होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेगी बाहें जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। तो ये जो कविता की जो पंक्ति है वह कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। तो कविता की प्रारंभिक पंक्तियां और अंतिम पंक्तियां आपको इन्हें जो है वो ध्यान से देखना है, क्योंकि जो क्रमवार वाला जो प्रश्न होता है, या तो पहले जो कविता की जो प्रारंभिक पंक्ति होती है उसे क्रम में लगाने के लिए पूछा जाएगा, कविता की जो अंतिम पंक्ति है उसे क्रम में लगाने को पूछा जाएगा, या फिर सभी कविता की जो जितने भी अनुच्छेद है उसकी जो पहली पंक्ति है उसे क्रम में लगाना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कविता का एक अनुच्छेद, ये दूसरा अनुच्छेद, ये तीसरा अनुच्छेद और ये चौथा अनुच्छेद, तो इसकी जो पहली पंक्ति है ना, इसे क्रम में लगाने को पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से भी जब आप कविता को पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में ये कहा है कि फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, ना मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। यह जो पंक्ति है वह अगर हम देखें तो छायावादी रचनाकार की अगर बात हो रही है तो यूनिट 5 में भी आपके छायावादी रचनाकार लगे हैं। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि वहाँ पे कविता अलग है लेकिन जो कवि हैं वो छायावाद से संबंधित हैं, तो जब भी हम कभी किसी भी यूनिट की चर्चा कर रहे हैं या फिर उसे हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट को ध्यान में नहीं रखना है, उसकी जो राइटर है उन्हें भी ध्यान में रखना है। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो ये यूनिट 5 के अंतर्गत इस प्रश्न को रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही उत्तर है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो दीपक और बादल उनके प्रिय प्रतीक हैं, तो इस दृष्टि से भी चाहे तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह पद्मावत से संबंधित है, और पद्मावत चूँकि पद्मावत का नागमती वियोग खंड जो है यह आपकी रचना में है, यानी आपके सिलेबस में है। तो पद्मावत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित टिप्पणी को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पद्मावत के विषय में जैसे मैंने कहा कि कोई भी कहानी या कोई भी रचना अगर लगी है तो उसमें प्रमुख आलोचकों का क्या मत है, यह बहुत विशेष हो जाता है जब हम इस दृष्टि से तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ रचना पे टारगेट कर रहे हो और सवाल जो है उसमें आलोचकीय दृष्टि से पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछे जा रहे हो तो यहाँ पर फिर आपके लिए क्या होगा कि आपकी तैयारी उस अनुरूप नहीं हुई होगी। तो क्वेश्चन को जब भी आप पेपर आए कोई भी और तैयारी आप कर रहे हैं तो प्रीवियस पेपर के पैटर्न को ज़रूर देखें कि किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। अगर हम पद्मावत की बात करें, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध कृति है इसलिए इन पे जो समीक्षात्मक जो टिप्पणी है वह जानना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम पहली पंक्ति की बात करें, ईश्वर न्याय करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थर-थर काँपेंगे। दूसरा है, इसमें इस्लाम की मजहबी किताबों के अनुसार क़यामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन है। तीसरा है, सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे। और चौथा है, जायसी के 2 ग्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। तीसरा है, किस प्रकार जल प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएगा। तो ये पंक्तियाँ थी और ये सभी पंक्तियाँ जो है वो किनकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। किसके विषय में है? पद्मावत के विषय में है। आपको इस पंक्ति को क्रमवार लगाना है कि पहले कौन सी पंक्ति आई फिर कौन सी पंक्ति आई। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी DBECA पहला इसका होगा, यानी जायसी के 2 ग्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। दूसरा है, इसमें इस्लाम की मजहबी किताबों के अनुसार क़यामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन है। ई है, किस प्रकार जल प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएगा। चौथा है, सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे। और पांचवा है, ईश्वर न्याय करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थर-थर काँपेंगे। ठीक है, तो ये थी पंक्तियों का जो क्रम जो है वो इस तरीके से था। अगर हम बात करें कि हम इस प्रश्न को कहाँ से देख सकते हैं, तो हिंदी साहित्य जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब है, आप वहाँ से इस प्रश्न को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब आप किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके जो सिलेबस से संबंधित जितने भी राइटर हैं
प्लस जो रचना है उसको जब आप पढ़ रहे होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब, तो ध्यान देना है कि कौन सी रचना आपके सिलेबस से संबंधित है और कौन से कवि या रचनाकार जो हैं वो आपसे संबंधित है आपके सिलेबस से। तो उनका जो कथन है यानी रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है वहाँ पे मायने रखता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में, अब जैसे यहाँ पे भूमिका लिख दिया गया है, ठीक है, तो समझ में आपको आ गया कि कृति की भूमिका से भी क्या है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है वह किस भूमिका से में लिखी हुई है, तो यह जो है उर्वशी से है। तो आपके सिलेबस में उर्वशी और अश्विनथी दोनों हैं दिनकर की यूनिट 5 में, तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। और भूमिका जो है, ठीक है, यहाँ पेपर के पैटर्न से आपको क्या पता चला कि आपको जब भी यूनिट 5 पढ़ना है या फिर आप कोई भी रचना पढ़ रहे हो तो अगर उसकी भूमिका दी है तो भूमिका को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी से जयशंकर प्रसाद की कृति यह है कि निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यही त्रिपुर है देखा तुमने, शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते, क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते, ये विज्ञान भरे अनुशासन स्वयं व्यस्त पर शांत बने से। ठीक है, तो ये जो पंक्तियाँ हैं इसे देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, यानी पहली जो पंक्ति होगी स्वयं व्यस्त पर शांत बने से। दूसरा है शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते। तीसरा है ये विज्ञान भरे अनुशासन क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते, यही त्रिपुर है देखा तुमने। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये आपको देखने से लग रहा होगा कि एक पंक्ति है, लेकिन ये वैसे ही होगा, पैसेज की पहली पंक्ति, दूसरे पैसेज की पहली पंक्ति, फिर तीसरे पद की पहली पंक्ति। तो इस तरीके से इसे क्रमवार लगाने को पूछा गया है। ठीक है, तो ये था, यानी जो प्रश्न है यूनिट 5 से वो क्रम को देख कर लगाना है। ठीक है, तो पंक्तियाँ आपको याद रखनी होगी। जैसे मैंने बताया कि या तो आरंभ की पंक्तियों को आप विशेष तौर पर देखेंगे और जो अंतिम पंक्तियाँ हैं उसे विशेष तौर पर देखेंगे, और जब अनुच्छेद परिवर्तित हो रहा है तो आपको क्या देखना है, सबकी पहली जो पंक्ति है वो देखना है। ठीक है, तो बस आप अगर इस तरीके से अगर ध्यान देंगे तो आपको पूरी कविता भी याद नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। ये काव्य पंक्तियाँ भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से हैं? तो भारत भारती में 3 भाग है, यानी वर्तमान, भविष्य और अतीत। ठीक है, तो अतीत खंड में भी कई सेक्शन हैं, यानी खंड उसके भी भीतर उपशीर्षक हैं। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से पूछा गया है, तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि और कृषक। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन हैं कृषि और कृषक, तो ये पूछा जा रहा है भारत भारती के खंड से। ठीक है, तो भारत भारती एक कृति हो गई और एक है आपका कामायनी। तो इनके जो सर्ग हैं, इनके जो उपशीर्षक हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, और बाकियों के आपको कांड याद रखने हैं, यानी कितने खंड हैं, कितने कांडों में विभक्त है या कितने सर्गों में विभक्त है, तो ये सब आपको याद रखना है। भारत भारती में उपशीर्षक हैं इसलिए आपको इसे याद करना है। हाँ, परीक्षा गुरु है शायद उपन्यास में, तो जब हम उपन्यास की बात करेंगे तब हम देखेंगे उसे। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर जो लंबी कविता है वो अगर सर्ग में विभक्त है तो सर्गों का शीर्षक जो है वो आपको याद होना चाहिए। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियाँ अमीर खुसरो द्वारा रचित है? तो अमीर खुसरो जो कि यूनिट 5 में आपके कवि के रूप में हैं आदिकाल के, तो इसलिए यह प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है यूनिट 5 से। ठीक है, तो इनकी पंक्तियाँ देखनी है आपको। पहला है, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगड़ा जरूर ज्यो पानी। दूसरा है, सुनी सेज पिए सालई ले, पिए बिनु घर मोई आजी। तीसरा है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। चौथा है, आगिन जो लागी, नीर में कंदो जलिया झाड़ी। पांचवा है, चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ में वाके छेद। तो ये जो पंक्ति है ये अमीर खुसरो की है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी काव्य पंक्तियाँ अमीर खुसरो की। तो सारी पंक्तियाँ जो है वो अमीर खुसरो की नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी ए, सी और ई, यानी एक नार पिया को भानी, तन वाको सगड़ा जो पानी। ये पंक्ति किनकी है? अमीर खुसरो की है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये भी अमीर खुसरो की है। चाम बास वाके नहीं एक, हाड़ में वाके छेद। तो ये जो 2 पंक्ति है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। ठीक है, और एक नार अचरज कियो ऐसे करके है, हाँ यही तो है वो, है ना। तो ये वाला जो प्रश्न है, जो पहला वाला है, वो है अमीर खुसरो की पंक्ति, लेकिन
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सी और ही है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो हल हो सकते हैं, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगली पंक्ति है, अगला प्रश्न है, पीयूष कहे हूँ संदेश रा, हे भौरा हे काग, किस कवि की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है वह नागमती वियोग खंड से है और इसके जो राइटर है वह मलिक, ठीक है। तो जैसी इनके रचनाकार हैं, कविता है पद्मावत, ठीक है। सर्ग क्या है, नागमती वियोग खंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं हम प्रश्न। अगला प्रश्न है, यह सारस्वत देश तुम्हारा हो, तुम हो रानी, ईड़ा को संबोधित यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग में किसने कही है। जैसे मैंने अभी बताया कि कामायनी हो गया आपका, और दूसरा आपकी जो रचना भी थी उर्वशी था, है ना, सॉरी दूसरी रचना थी भारत भारती, ठीक है। तो भारत भारती के जो उपशीर्षक है और कामायनी के जो सर्ग हैं इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्रम वाले जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी, ईड़ा को संबोधित यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग में किसने कही है। तो मनु ने तो कही है, लेकिन किस सर्ग में कही है ये देखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक है। संघर्ष सर्ग में मनु ने कही है, ठीक है। तो टोटल जितने सर्ग हैं आपको उस सर्ग का नाम पता होना चाहिए और कौन से सर्ग में कौन सी कथा है यह जाननी है, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में और चंद्रवरदाई इनके रचनाकार हैं के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला है 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। दूसरा है मुख्य छंद कवित्त, छप्पई, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। तीसरा है 69 समय या सर्ग या अध्याय हैं। ऑप्शन डी है पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र कल्हण ने पूरा किया था। तो यहाँ जो सही नाम है वो गलत है, ठीक है, कल्हण है, ठीक है, हाँ, ठीक है, मूर्धन्य न है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वह है, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को भाटों की कल्पना नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये 4 पंक्तियां हैं जिनमें से आपको सही तथ्य जो है वो बताने हैं और जो सही तथ्य नहीं है उन्हें ढूंढना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डी और ई, यानी ये दो जो पंक्ति है वह सही नहीं है। यानी पहले जो है 2500 पृष्ठों का यह बहुत बड़ा ग्रंथ है, यह उत्तर सही है, यानी यह कथन सही है। दूसरा है मुख्य छंद कवित्त, छप्पर, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्य है इसमें। और 69 समय या 69 सर्ग या अध्याय में कह सकते हैं जो पृथ्वीराज रासो है विभक्त है, ठीक है। तो ये 3 जो प्रश्न हैं वह आप इस प्रश्न से, मतलब 3 जो उत्तर हैं वो आप इस प्रश्न से जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था इस वीडियो में। यानी आप अगर इस तरीके से इसकी तैयारी करें और पेपर के पैटर्न के अनुरूप अगर आप चलें तो आपको कविताओं की जो पंक्तियाँ हैं वो आपको महत्वपूर्ण होनी चाहिए आपके लिए, और जो कविता है और जो कविता के संग्रह है, ठीक है। जैसे पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो कविता और कविता संग्रह से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे। तो अब अगर हम देख रहे हैं तो पैटर्न में क्या चेंजेस आया कि कविता की पंक्तियों को ही क्रम में लगाने को पूछा जा रहा है। तो यानी जब तक आपको कविता नहीं याद होगी, आप उस क्रम को नहीं लगा पाएंगे। तो कोशिश क्या करना है, प्रारंभ की 4 पंक्तियाँ और अंत की जो 4 पंक्तियाँ वो आपको याद रखनी है, प्लस जहाँ से अनुच्छेद परिवर्तित हो रहा है कविता में उसकी जो पहली पंक्ति है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया। तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कविता के पोर्शन में, जितने भी सर्ग हैं पहले तो आपको ये जानना है कि कितने कांड, कितने सर्ग और कितने अध्याय हैं सभी कविताओं के। और अगर उसमें किसी विशेष व्यक्ति का जिक्र हुआ है, जैसे अगर हम अंधेरे में की बात करें तो वहाँ गांधी हैं, तिलक है, तो ये सब जो महापुरुष हैं इनका जो जिक्र हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें, यानी जनवरी का पेपर देखें या दिसंबर 2024 के पेपर को देखें तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है, अभी हम फिलहाल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। और अगर पेपर सिर्फ एक शिफ्ट में हुआ तो पेपर का लेवल उतना टफ नहीं होगा, मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। लेकिन अगर शिफ्ट में पेपर होते हैं तो वहाँ थोड़ा हो जाता है कि किसी शिफ्ट में बहुत इजी प्रश्न हो जाते हैं और किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी वही है कि पेपर 1 किसी के लिए इजी होगा और किसी के लिए पेपर 1 हार्ड हो जाएगा। तो बैलेंस तो होता ही है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है। शिफ्ट में जो लेवल है ना वो अलग अलग हो जाता है। तो
देखते हैं क्या होता है, शिफ्ट में होता है पेपर या कैसे होता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।